सो नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ गाइस। ना कम ऑन, फाउंडर एंड सीईओ। आज बात करेंगे यूनियन बजट 2022। ना पक्ष ना विपक्ष, बात करेंगे केवल निष्पक्ष। कम ऑन, क्या बात करेंगे? निष्पक्ष। बजट में हुआ क्या है, साधारण भाषा में आपको समझाते हैं और समझते हैं। वेयर आर वी राइट नाउ, आज हम कहां हैं, हमारे को जाना कहां है। शुरू करते हैं, समझते हैं। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हमारी रैंक 190 देशों में 63वीं रैंक है हमारी। दिस इज अ गुड नंबर, ये एक अच्छा नंबर है क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में लगातार इंप्रूव भी हुआ है। एकदम लाइव चलने वाला हूं आपके साथ में, 1 घंटे से ऊपर लगातार बात करने वाला हूं। ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस के अंदर 136वीं रैंक, ये क्रॉस है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्रॉस है। मुझे इससे बहुत तकलीफ है क्योंकि हमारे देश के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना आज भी बहुत दिक्कत आ रही है। सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म नहीं है बिजनेस का, और उसके कारण आज अब मैं ये बात कई बार कर चुका हूं कि 45 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको आज रेस्टोरेंट खोलने के लिए, और उसमें से एक डॉक्यूमेंट में 26 लाइसेंस लग जाता है। एक डॉक्यूमेंट में 26 लाइसेंस, पता नहीं कितना लाइसेंस चाहिए। अगर आपको बंदूक चाहिए तो केवल 19 डॉक्यूमेंट। इसका मतलब हमारे देश के अंदर बंदूक खरीदना आसान है, बिजनेस शुरू करना मुश्किल है। एकदम मेरे साथ रहिए सब लोग, सबको बता रहा हूं मैं वो वीडियो देने वाला हूं, इससे बढ़िया वीडियो इस देश के अंदर किसी ने आपको नहीं दिया होगा। पेइंग टैक्सेस के मामले में हम लोग 115 नंबर पे, यानी कि आज भी हमारे देश में लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे? कमा नहीं पा रहे हैं ना भैया, कैसे करेंगे? एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट सबसे बुरी चीज है। ये मतलब ये जो दो आदमी आपस में सारा दिन झगड़ा करते हैं, इसका मतलब जो बायर और सेलर है इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पूरा नहीं होता। सप्लाई करनी थी 3 तारीख को, करता है 30 तारीख को। पेमेंट आनी थी 3 तारीख को, आती है 3 महीने के बाद 3 तारीख को। इसका मतलब क्या है? यहां पे हम लोग 163वीं रैंक पे हैं 190 देशों में। यहां हमारा हाल बहुत बुरा है क्योंकि इस समय हम लोग इन काफी अच्छे देशों से भी बहुत पीछे चल रहे हैं। इंडिया बहुत कमजोर है इनमें इस समय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, अगर मैं आपसे बात करूंगा यूएनडीपी की, वो कहता है कि भाई पॉवर्टी, हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट, गुड हेल्थ, लाइफ बिलो वाटर, इन सब पे कुछ काम होना चाहिए था। और ये सब मैं क्विकली आपके सामने चला रहा हूं। इन सब पे कुछ काम होना चाहिए था। एक बजट ही हमारा कैसा रहा, इन पे काम हुआ कि नहीं हुआ, कैसा रहा? फिस्कल डेफिसिट हमारा कैसा रहा? फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? हाथ आगे लाइए भैया, हाथ आगे लाइए। आमदनी, खर्चा। हमारे देश में कुछ होती है आमदनी संजय सर, और कुछ होता है खर्चा। आमदनी और खर्चे में मुझे जरा बता देना भैया, कोई गलती करूं सब मेरे को साथ में रहना। मैं स्पीड से चल रहा हूं, बहुत तेज, मेरा वर्ड पर मिनट बहुत तेज है। यानी कि हमारे देश के अंदर आज हम लोग पिछले साल बहुत थोड़े खराब हालत में थे, हम उसके बाद इस साल थोड़ा बेटर हुए और अगले साल और बेटर होने की संभावना है। डिनोमिनेटर क्योंकि खराब था तो इसलिए भी चांसेस है। कोविड के बाद हालत थोड़ी खराब थी। यानी कि देश में अगर हमने 100 रुपए का हमारी इनकम है, हमारा खर्चा है 109 रुपए का हुआ है। अब इसमें देखिए 100 रुपए की इनकम है तो खर्चा 106 रुपए 49 पैसे का हुआ है। यानी कि हमारा इतना खर्चा फालतू हुआ है जिसके कारण हमारे को कर्जा लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसलिए साधारण कोई समझा पाएगा क्या भैया? कितना देश कमा रहा है और कितना देश खर्च कर रहा है। जैसे कंपनी चलती है वैसे देश चलता है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश की सीईओ की तरह काम करती है, वैसे सीएफओ बोलेंगे, ग्रुप सीएफओ हमारे देश की, क्योंकि सीईओ तो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब ये देश, ये मुझे लग रहा था कि बजट पॉलिटिकल बजट होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और उसके अलावा पंजाब, खास तौर से मुझे इन दो की ज्यादा तकलीफ थी, एक यूपी की और एक पंजाब की। इसके चक्कर में मैं सोच रहा था कि एक पॉपुलिस्ट बजट आएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ये बजट आम आदमी का फिर से दोबारा से नहीं था। लास्ट ईयर भी ऐसा था कि आम आदमी का बजट नहीं था, इस बार भी आम आदमी का बजट नहीं है क्योंकि ये देश का बजट बनाया इन्होंने। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, सारी खुल के बोलेंगे, डरेंगे किसी से भी नहीं। क्या आप मेरे साथ हैं? लाउडली यस नो, कम ऑन यस नो, साथ में रहिएगा भैया, गेम चेंज करने वाले हम लोग। पोस्ट कोविड जो दूसरी वेव आई थी उसमें बहुत प्रेशर था हमारे पास इकोनॉमिक रिकवरी का। इन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी पे काफी काम किया है। इसलिए बात करेंगे, हेल्थ केयर रिफॉर्म पे भी काम किया है। आनंद महिंद्रा, उनका कहना है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्लैरिटी, साधारण भाषा में बताता हूं। वो कहते हैं क्लैरिटी इनकी वर्च्यू रही है। निर्मला सीतारमण, ये छोटा सा एड्रेस मेरे लिए बड़ा इंपैक्टफुल रहा है। आनंद महिंद्रा का ब्लू टिक बोलूंगा। यहां पे 2 कलर दिए हैं आपको, एक नेवी ब्लू कलर है और एक रेड कलर आएगा। रेड मतलब जिसने खिलाफ बोला है। दोनों की बात करेंगे, कोई ना पक्ष ना विपक्ष। हर्ष गोयनका इनके लिए बहुत अच्छा रहा है। ये कहते हैं कि जी पूरा दवाई के हिसाब से इन्होंने बता दिया, डोलो दे दिया इन्होंने, डोलो बुखार की दवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, बूस्टर, हाउसिंग, और सैनिटाइज कर दिया एमएसएमई को, सोशल डिस्टेंस कर दिया, रेलिंग टैक्सेस को, है जी। और इन्होंने जो है पीएम गति शक्ति पे काम किया। गति शक्ति समझा दूंगा आपको क्या होता है। आज आपके काम की सारी बात समझाऊंगा इजी तरीके से। उदय कोटक, लाइव चल रहा हूं मैं आज, एकदम लाइव, तर, नो एनिमेशन, नो एडिटिंग, नो पोस्ट प्रोडक्शन। एकदम आपके सामने पूरी तैयारी के साथ आया। इतना पीपीटी बना के इतनी स्पीड पे कौन लेके आता है भैया, इतनी बढ़िया। उदय कोटक भी काफी खुश रहे। वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे गवर्नेंस पे काम किया है,
टैक्स पेयर, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर सब जो भी है, मतलब उदय कोटक को अच्छा लगा। लेकिन भाई कुछ लोग बुरा भी मान गए। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कहता है कि भाई सैलरीड मिडिल क्लास, ये तो कुछ सोच रहे थे कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। एफएम और पीएम, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको दुखी कर दिया है। ये तो धोखा हो गया है, मिडिल क्लास के साथ, बेचारों के साथ धोखा हो गया है। अरविंद केजरीवाल, उम्मीद थी कि वो लाल रंग में ही आएंगे, वैसे ही लाल रंग में आए अरविंद केजरीवाल। कोरोना काल में लोगों को बजट से उम्मीद थी, लेकिन बजट में लोगों को मायूस किया। आम जनता के लिए बजट में कुछ नहीं है, महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये विपक्ष ने ऐसा कहना था, तो इसलिए मैं उनको भी कवर कर रहा हूं यहां पे। राहुल गांधी ने भी ऐसा बोला, जीरो सम बजट, सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, पुअर, डिप्राइव्ड, यूथ, फार्मर, एमएसएमई, सबके लिए कुछ नहीं दिया इन्होंने। ये राहुल गांधी साहब का कहना है। सुहेल सेठ, ये नॉर्मली कई बार प्रो बोलते हैं, इन्होंने भी इस बार काफी क्लियरली अगेंस्ट बोला है। सुहेल सेठ ने भी साफ कह दिया है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से इनको उम्मीद थी। ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में क्यों बात कर रहे थे, टूरिज्म की, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि इनक्रेडिबली सैड फॉर इनक्रेडिबल इंडिया। ये बहुत दुखी रहे इस बजट से। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के, बाकी लोग बजट से दुखी हैं, इनसे मैं थोड़ा सा दुखी हूं। इसलिए नहीं, मुझे इनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं, आम आदमी पार्टी से, पर ये विचारधारा ठीक नहीं है। ये क्या कहते हैं, देश की दुर्गति के बाद गति शक्ति मिशन से देश को बहुत फायदा होने वाला है। बजट की उपलब्धि देश की सरकारी संपत्तियों को बेचना है। सपूत संपत्ति बढ़ाते हैं, कपूत संपत्ति बेचते हैं। ये ऐसा कहते हैं कि भाई कपूत संपत्ति बेच देते हैं, सपूत संपत्ति बढ़ाते हैं। भैया पहला तो कोई संपत्ति बिक नहीं रही है, उसकी यूटिलाइजेशन के लिए उसको दिया जाता है। मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन हमेशा अच्छा रहा है। वो इकोनॉमी जिसमें एक बिजनेस बनाता है, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। सरकार का काम पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। अब आम आदमी का काम, जो रियल आदमी बिजनेसमैन है, उसका काम बिजनेस करना है। सरकार को थोड़ी कंपटीशन में आकर के बिजनेसमैन के साथ खड़ा होना है। क्यों ऐसी बात करते हैं आप कि बेच दिया बेच दिया बेच दिया है, बेच दिया है जी। पूंजीपति पैसा खा जाता है, बर्गर के साथ खाता है, पिज्जा के साथ खाता है, दाल चावल के साथ। पूंजीपति पैसा कैसे खाता है, मुझे यह बात समझ में नहीं आती। बहुत लोग आगे बोलते हैं पूंजीपति जब बढ़ता है तो पूरा देश बढ़ता है, उससे पूरी इकोनॉमी बढ़ती है, टैक्सेस आते हैं, उसके अंदर पैसे का सर्कुलेशन तेज होता है। भैया तुम क्यों ऐसी बातें करते हो, धोखा देते हो तुम जाकर के जनता को, आम जनता को। जब कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा बोलता है मुझको दुख लगता है, क्योंकि उसको लगता है ऐसा बोलूंगा तो मुझे वोट मिल जाएगा। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आज फिलॉसफी समझाना चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से। अगर मुझे बात गलत लगेगी तो गलत बोलूंगा, सही लगेगी तो सही बोलूंगा, पार्टी कोई सी भी हो, क्योंकि मेरा मुद्दा क्या, ना पक्ष ना बात करेंगे, निष्पक्ष। कौन क्या, निष्पक्ष बात करेंगे। बिल्कुल टीम हमारे साथ में खड़ी है। इस टीम का भी धन्यवाद करेंगे एक बार, टीम के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने हम लोग साथ में मिलकर के। तो भाई तीन बातें हैं आपको, एक कंजम्पशन, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा कंजम्पशन। इकोनॉमी तभी ग्रो करती है जब कंजम्पशन बढ़ता है। और निर्मला सीतारमण ने थोड़ा इस समय करेज दिखाया, क्योंकि उनको इस समय बुराई भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने टैक्स में कटौती बेनिफिट नहीं दिया, बहुत चीजों के बेनिफिट आम आदमी को तुरंत वाले होते नहीं दिए। दो प्रकार का बिजनेस भैया, मछली खिला देते हैं आपको, खाएंगे मछली, आप मछली खा लीजिए आप, और एक है मछली पकड़ना सीख लीजिए। क्या है, मछली एक है भाई, मछली खिलाते हैं, आपका पेट भर गया, मछली खत्म, कोई खत्म, अब अगली बार मछली फिर लेके आओ, उसके बाद अगली बार मछली, फिर अगली बार मछली। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। आज मैं भूखा हूं, मुझे तुम मछली पकड़ना सिखा रहे हो, और भाई कब तक मछली देते रहोगे, पकड़ना भी सिखा दो। दोनों चीजें चाहिए आपको, दोनों चाहिए हैं। तो यहां पे आज मछली खिलाने के मामले में निर्मला सीतारमण थोड़ा फेल हुई हैं, लेकिन लंबे समय में मछली पकड़ना सिखाने के मामले में सक्सेसफुल हुई हैं। दोनों बातें, इन दोनों पहलुओं को आराम से समझते हैं। जब तक भैया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इसको बोलते हैं कि आदमी के पास खर्च करने के लिए पैसा आना चाहिए, वो इस बजट ने नहीं दिया है। क्लियरली ये बात समझ में आती है कि आज इसका फायदा नहीं है। पूंजीपति पैसा खाता नहीं है, पूंजीपति कमाता है। ये टाटा ग्रुप है, 150 साल से चल रहा है भैया। पूंजीपति कौन है, पूंजीपति और कौन है भैया? ये आज 100 से ज्यादा कंपनी चला रहे हैं, 100 से ज्यादा देशों के अंदर। और ये जो 100 कंपनियां, उनमें से 28 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, और टीसीएस अकेली 3 गुना ज्यादा बड़ी है इस समय, या काफी ज्यादा बड़ी है पूरे के पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुकाबले। हमारी एक कंपनी पूरी, कमाल है भाई, कमाल है, समझ में आ रही है भाई, कमाल है। एक टीसीएस पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतना दम नहीं जो हमारी एक टीसीएस में है। गर्व है हमारे को पूंजीपतियों पे। हाँ, आपका मेरे को समझ में नहीं आता है भैया, कुछ लोगों की दिक्कत पता क्या है? इलॉन मस्क ने ये कहा, जेफ बेजोस ने ये कहा, बिल गेट्स ने ये कहा, हमारे यहाँ का अंबानी टाटा कुछ कहेगा तो तुम कहते नहीं उसको, हमारे यहाँ अडानी कुछ बोलेगा तुमको लगता है चोर है। भाई कैसे डिसाइड करते हो चोर है? अभी रुको, अपने देश के बिजनेसमैन की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उतनी नौकरियां दे रहा है। ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है भैया टाटा ग्रुप, इस 7.25 लोगों को नौकरी दे रही है। 67% ग्रुप का रेवेन्यू इंटरनेशनल आ रहा है, विदेशों से पैसा इंडिया में आ रहा है। हाईएस्ट मार्केट कैप है बिजनेस हाउसेज में इंडिया में। आज देश का 4% कंट्रीब्यूट केवल टाटा ग्रुप कर रहा है। तो ऐसे पूंजीपति चाहिए कि नहीं चाहिए? यस नो?
तो पहले ये मुद्दे को समझ जाओ। 2.5% टैक्स जो है ना इंडिया का 50,000 करोड़ रुपया, पूरा आसाम, हिमाचल, उड़ीसा, गोवा जितना टैक्स ये इकट्ठा कर रहा है उतना अकेला टाटा ग्रुप टैक्स दे रहा है। इस बजट को समझने के लिए ये फंडामेंटल समझने जरूरी है। हाईलाइट क्या है बजट के समझ लो। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 8 से 8.5% 2022-23 में एक्सपेक्टेड है वर्सेस 9.2% इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक बात है कि नहीं? आगे समझो। कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% 7.5 लाख करोड़ का 2022-23 का प्लान किया गया। 2023 में एक्सपेंडिचर जो है 40 लाख करोड़ के आसपास रहने वाला है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाथ आगे लाइए। क्या होता है वो? थोड़ा और समझाओ। अभी समझाते हैं। देखो समझो मेरे साथ में। पहले ये समझो कि हमारा जो है ना एस्टिमेटेड जीडीपी 6.9%, प्रोजेक्टेड 6.4%। अच्छी बात है। फिस्कल डेफिसिट हमारा 4 के 4.5-5 के आसपास होना चाहिए। 40 लाख करोड़ कहां जा रहा है? मुख्य रूप से 2 जगह जा रहा है। एक स्कीम सब्सिडी एक्सपेंडिचर में जा रहा है, यानी कि उसका 41%। इतना तो जा रहा है भैया स्कीमों में, सब्सिडी में, इंफ्रा के अंदर, इसमें उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा जा रहा है बाकी के सारे रूटीन खर्चों में। समझो उसको ओपेक्स है, लेकिन यहाँ हमारा देश इतना बड़ा कि ओपेक्स ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे सैलरी है, बाकी एक्सपेंडिचर है, ग्रांट है। ये 2 जगह पे सारा का सारा पैसा खर्च हो रहा है। 41 यहाँ जा रहा है और 59 यहाँ जा रहा है। ये मिलाकर के आपका 100% हो गया। अब समझो ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर पिछले साल देखें तो 2,33,000 करोड़ रुपया लगाया गया था। इस साल 3,51,000 करोड़ दिया है, यानी कि बढ़ा है। गुड, 51% बढ़ गया है। अर्बन डेवलपमेंट में पिछले साल 54,000 करोड़ रुपया था और इस साल 76,000 करोड़ रुपए, ये भी बढ़ा है। वेरी गुड। यहां भी सरकार इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि सरकार ने आम आदमी को नहीं दिया पैसा, सरकार ने देश को बढ़ाने पर थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। इससे मैं आम आदमी को नहीं मिला है। तो यह तकलीफ है। इसका मतलब अभी भूखा मर जाऊं क्या? अभी मछली क्यों नहीं खिला रहे? हाँ, ये कमी रह गई है सरकार की। हाँ, लेकिन मछली पकड़ना सिखा दे। हाँ, इस पर काम किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने थोड़ा निडर होकर काम किया। इनको कहते हैं मैं, हमारे को डर नहीं लगता, आदमी वोट दे ना दे, अभी तो देश के लिए काम करेंगे। उस टाइप का इनका थोड़ा सा मुद्दा रहा है, मानसिकता वो रही है। लेकिन विपक्ष को बात पसंद नहीं आई। विपक्ष कहता है भाई आज इतने लोग बेरोजगार हैं, इतनी गरीबी, इतनी महंगाई, हाय 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 हाय। क्या? ये भी ठीक है जी, बात बिल्कुल ठीक है। उनकी विपक्ष की बात ठीक है। मैं विपक्ष की बात को बिल्कुल नहीं नाकार रहा हूं, क्योंकि वो ठीक मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन अब अगर हम देखते हैं एग्रीकल्चर में 1,48,000 करोड़ रुपया, उसको बढ़ा के 1,51 किया। तो एग्रीकल्चर पे, किसानी पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं बढ़ाया, जो कि मुझे लग रहा था कि पंजाब, जहां पे कितने किसान हैं, उत्तर प्रदेश, इलेक्शन आ रहा है, 5 राज्य, जोर से बोलो, 5 राज्य, हर आदमी कर रहा था 5 राज्य के चक्कर में सरकार पैसा लुटा देगी। नहीं लुटाया उन्होंने। किसानों के लिए जो लग रहा था कि बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ेगा, वो अमाउंट नहीं बढ़ाया। तो उसका मतलब क्या? बढ़ाया भी तो कितना? केवल 2% बढ़ाया। 2% तो कुछ नहीं है बाकियों के मुकाबले जहां बढ़ा रहे हैं। एजुकेशन पे 93,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ पहुंच गया ये। तो एजुकेशन पे कुछ थोड़ा सा और बढ़ाया गया है। ठीक है, चलो 12%, 10% आपने बढ़ा दिया, बधाई आपको, धन्यवाद। जबकि और बढ़ाना चाहिए था मुझे लगता है। हेल्थ पे 74,000 करोड़ से 86,000 करोड़ बढ़ाया है। इसमें 16% बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे अच्छा आपको नंबर देना चाहते हैं सरकार को। रूरल डेवलपमेंट में 1,94,000 करोड़ से आपने 2,06,000 करोड़ पे लेके गए हो। यहाँ भी थोड़ा आपने बढ़ाया, 6% चलेगा, ठीक है, हमारे को खुशी है। फर्टिलाइजर सब्सिडी या 80,000 करोड़ रुपए सरकार जो किसानों को सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर के लिए, उसको 1,05,000 करोड़ किया। तो उसमें थोड़ा बढ़ाया, अच्छे से 32% बढ़ा दिया है, यानी कि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी है। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कौन लेता है? जो आदमी ट्रेनिंग कर रहा है। मेरे को मिलती है सब्सिडी ताकि मैं फर्टिलाइजर खरीद लूं, यस नो? वो किसान को मिलती है। बात ठीक समझ में आ रही है? मैं क्वेश्चन करता रहूंगा आपसे। फूड सब्सिडी खाने पे, इसमें नहीं बढ़ाया है, इसमें उल्टा माइनस किया गया फूड सब्सिडी के अंदर। थोड़ा बजट और इकोनॉमी को समझते हैं, क्या क्या बताए गए हैं। मेरे हिसाब से पहले गोल समझ लो। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म पे काम होना चाहिए था, पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म पे काम करते हो तो आपका खर्चा बढ़ता है। लाउड लिखा बढ़ता है। और अगर आमदनी तुरंत नहीं आई और खर्चा बढ़ गया, फिस्कल डेफिसिट, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। अगर आपने खर्चा ज्यादा कर दिया, आमदनी नहीं है, तो आपको बाजार से उधार लेना पड़ेगा। भैया पैसा तो विदेश से उधार लेकर के आता है भारत, उससे पैसा, इसी चक्कर में उधार का कर्जा बढ़ता है, फिर उसका इंटरेस्ट चुकाने में पैसा निकल जाता है। जो आमदनी आई उसमें इंटरेस्ट चला जाता है। फिर होता है कि नहीं, आपके साथ जो मकान खरीदते हो तो उसके बाद जो है जो आमदनी आती है उसमें ईएमआई का पैसा निकल जाता है। फिर आप उस लोन को चुकाने के लिए और लोन लेकर के आते हो, फिर और इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर आमदनी आती है और आमदनी बढ़ नहीं रही, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसलिए फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना देश में जरूरी है। कम ऑन, देश में जरूरी है। इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए था एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इंफ्रा में। इसमें काफी हद तक इन्वेस्टमेंट किया गया है। और R&D के अंदर स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, कई जगह इन्वेस्टमेंट किया गया है। दूसरी चीज, 5 राज्यों की मुद्दा हो रहा था, पॉपुलर स्कीम आएगी, वो नहीं आई है। गवर्नमेंट नहीं लेकर के आई, इलेक्शन होने के बावजूद नहीं लेकर के आई, जिससे लोग दुखी भी हैं, नाराज भी हैं। ट्विटर पर सरकार को नेगेटिव रूप से आज ट्रोल करती रही लगातार। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्रेंडिंग, है ना, ट्रेंडिंग ट्रोल करते हैं तो ट्रेंडिंग हो जाता है बहुत ज्यादा, तो वो ट्विटर पर लगातार ट्रेंडिंग चलता रहा। अब है तीसरा मुद्दा, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आपको समझा ही रहा हूं काफी देर से मैं कि जो अपना सारी कमाई है, कमाई में खर्चा माइनस कर दो, फिस्कल डेफिसिट, उसमें हम काफी बेहतर हुए हैं पिछली बार के मुकाबले। इसका मतलब क्या है?
सरकार को पैसा कमाना आता है। कम ऑन, इस सरकार को पैसा कमाना आता है भैया। इसमें तो आपको नंबर देंगे, आपको पैसा कमाना आता है, लेकिन थोड़ा पैसा बांटना भी जरूरी था आपको। हाँ, सारा कमा करके खुद आप इंफ्रा पे लगा दोगे, और आम आदमी को जो आज चाहिए, हाथ आगे लाइए, जो आज चाहिए, आप बोलोगे 2 साल बाद मिलेगा, अबे भैया आज चाहिए, तो यहां नंबर आपके कटते हैं। निर्मला सीतारमण जी और प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि ये जो बजट है ये विजन सेट कर रहा है अगले 25 साल का। इसको अमृत काल के लिए बनाया गया। अमृत काल मतलब जब 75 साल हो जाएंगे भारत के इंडिपेंडेंस को। हाँ जी, अभी बहुत साल है, इतनी दूर की कहानी बताइए हमको। हाँ, पोस्ट डेटेड चेक दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? पोस्ट डेटेड चेक दे दिया गया। क्षमा चाहते हैं, आज हम कड़वा बोलेंगे, मीठा भी बोलेंगे, क्योंकि ना पक्ष ना विपक्ष। बिल्कुल ठीक। तो पहले बात करते हैं कि भाई आम आदमी को टैक्स में बेनिफिट मिलना चाहिए था, मिला क्या? नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। सैलरी क्लास डिसअपॉइंटेड, 0 नंबर दिया। कहते हैं क्या आपको करंट टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है, लोग दुखी हैं। ये कौन है? ये निर्मला ताई है। कौन है? इन्होंने कहा, निर्मला ताई ने, कुर्बानी कौन देगा? हाथ आगे लाए, कुर्बानी कौन देगा? तो लोगों ने बोला कुर्बानी हम जो तनख्वाह लेते हैं वही लेंगे भैया। तनख्वाह लेने वाला आदमी सारी कुर्बानी दे रहा है। निर्मला ताई की जय हो। जोर से बोलो, निर्मला ताई की जय हो। हाँ, अब देखो भैया, मेरे साथ में ना बीजेपी कांग्रेस कमेंट बॉक्स में नहीं करने का है, हिंदू मुस्लिम कमेंट बॉक्स में हम सही बताएंगे, सही को, गलत बताएंगे गलत को। तो इनकम टैक्स बजट सेशन पे आज काफी ज्यादा ट्रोल भी होती रही। देखो, गरीब को मिली सब्सिडी, जोर से बोलो, अमीर को मिली रिबेट, मिडिल क्लास वालों तुम देखो टीवी, तुम्हें मिली है डिबेट। क्या मिली है? डिबेट। तुमको मिली है डिबेट, तुम खाली डिबेट में बैठो देखो। इसलिए ये थोड़ा मिडिल क्लास नाराज रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास का हाल बुरा हुआ है। इसी के लिए रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी कहते हैं किसी को जोड़ा नहीं, सबको छोड़ा है। ठीक है, ये बेचारे श्रवण कुमार हैं, ये कॉर्पोरेट पिता को भी कंधे पे उठा रखे हैं, और गरीब किसान माता को भी कंधे पे उठा रखा। उनको 2,37,000 करोड़ रुपए मिल गया एमएसपी का, इनको कॉर्पोरेट लोन मिल गया। ये बेचारा टैक्स दे रहा है। क्या दे रहा है? इसका काफी बुरा हाल है, ये दुखी है, नाराज है। तो मैं थोड़ा विजुअल्स के साथ आज बात करूंगा और इंपैक्ट पे बात करूंगा लगातार। एक भाई ने पूछा आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो? बोला मैं तो अभी इनकम के दायरे में नहीं आता। तो देश में भी तकलीफ है, जो आज देना चाहिए था वो आज देना चाहिए था। कम ऑन, जो आज देना चाहिए था वो आज देना चाहिए था। तो बजट में कुछ मिला, तो जो तनख्वाह जिसको मिलती है कहता है हाँ जी थैंक यू मिला है, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने बोला है कि भाई थैंक यू, जिसने इनकम टैक्स पे किया उसको जोर से बोलो, उसको थैंक यू। तो आपको थैंक यू बोला है, तो आप भी क्या बोलो? वेलकम। क्या बोलो? गुड बॉय, वेरी गुड। तो ये कमलनाथ जी भी इसलिए काफी नाराज रहे, इसलिए लाल रंग दिखाया आपको। केंद्र सरकार को आज पेश आम बजट पूरी तरह से निराशाजनक साबित हुआ है। मैं जाकड़ों की बाजीगरी से भरा हुआ है, एक बार फिर झूठे सपने दिखाने वाला साबित हुआ है। कमलनाथ काफी नाराज हुए। होना भी था इनको, विपक्ष में है, विपक्ष में अगर कोई अच्छी चीज हो उसको भी देखना चाहिए, बुरी हो उसको भी देखना चाहिए। लेकिन क्या है, क्योंकि विपक्ष है, इनकी मजबूरी है, इनको उनके खिलाफ वोट मांगना है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसा बोलेंगे। इन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी अखिलेश यादव जी ने कि काम कारोबार सब हुआ चौपट, ऐतिहासिक मंदी लाखों की नौकरी कर गई चट, आम जनता की आमदनी गई